AIBCA टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, AIBCA टीवी में आपका स्वागत है। और आज के लिए जो विषय है, सामाजिक ईमानदारी के बगैर सामाजिक क्रांति निरर्थक होती है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है परम आदरणीय राजेंद्र साव, जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में एडवोकेट हैं। और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित है परम आदरणीय परम सम्मानित RPS हरित जी, जो मेरठ में एक बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक चिंतक हैं। और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय बंसीलाल चौधरी जी, कश्यप जी, जो जम्मू कश्मीर से हैं और समाज के बारे में अच्छा ज्ञान रखते हैं। और आप जो है बहुत ही एक तरह से ये ऐसे बड़े चिंतक हैं, सामाजिक गतिविधियों में आपकी जो है संलिप्तता बहुत ज़्यादा रही है। और हरित जी भी जो है सामाजिक मुद्दों पर विचार देते रहते हैं। और आज का विषय चर्चा के लिए जो रखा हुआ है वो है सामाजिक ईमानदारी के बगैर सामाजिक क्रांति निरर्थक होती है। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि जो है एक बुद्धिमान व्यक्ति है और उसके अंदर अगर ईमानदारी नहीं है तो वो समाज के लिए घातक हो सकता है। तो इस विषय को विस्तार से जो है समझाने के लिए, हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए हमारे बीच में हमारे पैनलिस्ट उपस्थित हैं। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं आदरणीय राजेंद्र साव सर से, जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, नई दिल्ली में हैं। सर जी, आप ये बताइए कि जो सामाजिक ईमानदारी है और सामाजिक क्रांति है, सामाजिक ईमानदारी क्या है और सामाजिक क्रांति क्या है, इस विषय का प्रस्तावना रखते हुए अपने वक्तव्य की शुरुआत करें। आदरणीय राजेंद्र साव सर जी। जय भीम, जय भारत साथियों। प्रोफेसर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर से, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। आपने फिर से एक बार अपने समाज के बीच उनको जागृत करने की बातें के लिए जो चर्चा रखी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं उपस्थित अपने दो और साथियों को भी जय भारत, जय भीम। और हरि जी से पहली बार भी हम लोग फेस टू फेस मिल रहे हैं ऑनलाइन, और चौधरी साहब से भी पहली बार। इन दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सवाल रखे हैं प्रोफेसर साहब, इस सामाजिक ईमानदारी के बगैर सामाजिक क्रांति व्यर्थ है, निरर्थक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और यह सवाल जो है मौलिक सवाल है आपने पूछा है। अगर मैं इस बात को थोड़ा सा लेके चलूं अपने इतिहास में, तो गौतम बुद्धा ने कहा था कि जब तक आप अकेले हैं तो आप कैसे रह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने कमरे में कपड़े भी हैं, नहीं भी हैं, आपका बाल किस तरह है, आप किस तरह बैठे हैं, लेटे हैं, लेकिन जैसे ही आप दो हो जाते हैं तो आपका धम्म शुरू हो जाता है। तो धम्म का शुरुआत वही होता है जब एक से दो होते हैं। और धम्म का मतलब होता है कि लोगों का फिर जब एक से दो होते हैं तो उनका आचार, विचार, व्यवहार सब बदलने लगता है। और उसमें फिर आपका जो है आचार संहिता लागू होता है, कोड ऑफ कंडक्ट हमारा लागू होता है। तो यहीं से शुरुआत होता है हमारा व्यवहार, यहीं से शुरुआत होने लगता है। जब भी हम एक से दो होते हैं तो एक से दो होने के बाद हमारे विचारों में जो है सुचिता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, समाज के प्रति हमारा परमार्थ होनी चाहिए, अपना स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा। तो बुद्धा ने ही बहुत सारी बातें हमें दी है कि क्षमा है, करुणा है, दया है, अहिंसा है। और ये सारी चीजें जब तक नहीं आएगी तब समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तो सामाजिक गठन के लिए, समाज का सुचारू रूप से संचालन के लिए आपको इन तमाम चीजों को, पहलुओं को जो है लेकर चलना पड़ेगा। इसके बगैर आप समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आप अगर थोड़ी सी बात देख लें अपने घर में ही, तो अगर घर में ही अगर आपने ईमानदारी नहीं निभाई है अपने भाइयों के साथ, अपने पेरेंट के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो वो भी आपको आदर देना छोड़ देते हैं, वो भी आपके खिलाफ बात करने लगते हैं। तो घर से भी शुरुआत होती है। ईमानदारी तो हर जगह चाहिए आपको, नैतिकता तो हर जगह चाहिए, वो चाहे परिवार हो, समाज हो
या देश को। तो आज इसकी बहुत नितांत आवश्यकता है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, इनका अभाव होता जा रहा है। कहीं न कहीं लोग इसे छोड़ते चले जा रहे हैं और फिर उसके बाद जो है, जो सामाजिक अव्यस्तता जो हो गया है और उथल-पुथल जो हो रहा है, इन्हीं कारणों से हो रहा है कि लोग अपनी नैतिकता और ईमानदारी को भूल गए हैं। तो इतनी बात फिलहाल मैं रखता हूँ और अपने 2 और साथियों का भी थोड़ी बातें सुनने का रखता हूँ विचार। जी, थैंक यू सर, बहुत-बहुत आपने बात कही कि अपने परिवार हो या समाज हो, उसमें ईमानदारी की तो ज़रूरत है ही है। और आपने बुद्धा की बात कही, उन्होंने कहा जब एक व्यक्ति होता है, तो कोई किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब व्यक्ति 2 हो जाते हैं, तो वहीं से उसका धर्म शुरू हो जाता है। यानी इसका मतलब ये होगा, आप उस बात को कहना चाह रहे हैं, मानव के साथ जो मानवता का व्यवहार है, वही सच्चा जो है एक तरह से धर्म है और वही एक सच्ची ईमानदारी है, जो एक मानव के प्रति मानवता का जो व्यवहार है, वो एक ईमानदारी की ओर लेके जाता है। तो आपकी इस बात को मैं आगे ले चलते हुए मैं आदरणीय हरित जी के पास चलना चाहता हूँ। हरित जी मेरठ से हैं, एक सामाजिक चिंतक हैं और मैं समझता हूँ धर्म के प्रचार में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। मेरठ में आप बड़े जोर-शोर के साथ लगे हुए हैं। हरित जी जो है, जो आज का विषय है कि सामाजिक ईमानदारी के बगैर सामाजिक क्रांति निरर्थक है, व्यर्थ है। इस विषय पर जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी राजेंद्र साहू सर ने कहा कि एक व्यक्ति अगर होता है तो किसी की आवश्यकता नहीं, जो व्यक्ति 2 हो जाते हैं तो उसमें जो है वहीं से धर्म शुरू हो जाता है, वहीं से ईमानदारी की बात आने लगती है और परिवार में भी ईमानदारी की जरूरत है। इस विषय पर आपका क्या कहना है सर? मैं ये सभी साथियों का स्वागत करता हूं और विशेषकर आपका कि आपने इधर हमें अवसर दिया बात रखने का। और मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी भी समाज की अगर स्थापना करनी है तो उसमें नैतिक मूल्यों का होना बहुत जरूरी है। नैतिक मूल्य वह वस्तु है जो उसके सद्गुणों को प्रदर्शित करता है। किसी भी व्यक्ति के सद्गुणों को उसकी नैतिकता ही प्रदर्शित करती है। उचित अनुचित विचार की संकल्पना को नैतिकता कहा जा सकता है। उचित अनुचित विचार की संकल्पना को ही नैतिकता कहा जा सकता है। यदि हमारे विचारों में सद्गुण नहीं है, यदि हमारे विचारों में प्रगतिशीलता नहीं है, यदि हमारे विचारों में नैतिकता का अभाव है, तो हम अपने को ठीक रख पाएंगे, ना हम अपने परिवार को अच्छा बना पाएंगे, ना समाज को बना पाएंगे और देश को तो बना ही नहीं पाएंगे। क्रांति की बात तो बहुत दूर की है। यदि हम नैतिक मूल्यों का पतन करते चले जाते हैं तो हमारा अपना चारित्रिक पतन ही स्वयं ही हो जाएगा। और जिनका चारित्रिक पतन होगा वो लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते, क्योंकि नैतिकता जिनके अंदर होगी वही लीडरशिप कर सकते हैं समाज के अंदर। लोग उनकी बात पर विश्वास करेंगे। जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। ज्योतिराव फुले कोई बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनके अंदर जो नैतिकता थी, समाज के प्रति जो समर्पण था, जो सच्चाई थी, वो आज भी जीवित है और आज भी उनको सर्वमान्य माना जाता है। राष्ट्रपिता के रूप में उनको माना जाता है। ठीक ऐसे ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने नैतिकता के कारण ही अपने परिवार की कोई परवाह नहीं की, लेकिन वो नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए अपने 4 बच्चे खो दिए उन्होंने, उनकी परवाह नहीं की। नैतिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए ही उनका बच्चा घर पे पड़ा रहा मृत अवस्था में, लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए वो गए। तो ये होती है नैतिकता। के सामने बच्चे की डेड बॉडी पड़ी थी, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि वो समझते थे कि इसका तो अंत हो गया, लेकिन मेरे करोड़ों करोड़ों और बच्चे हैं, तो मैं उनके भले के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जरूर जाऊंगा। तो इसे कहते हैं नैतिकता। तो वो नैतिकता को निभा रहे थे। तो ऐसे लोग ही क्रांति कर पाते हैं, तभी बाबा साहब की क्रांति आज सफल है। लोग उनकी बातों को उतने महत्व नहीं दे पाए जितना देना चाहिए था। पढ़े लिखे लोगों ने भी उतना महत्व दिया जितना उनकी बाबा साहब की बात को देना चाहिए था। आज भी उनकी बात को टीका टिप्पणी करते हैं, जबकि उनकी एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं भी कोई टीका टिप्पणी करने लायक कोई बिंदु नहीं है उनके जीवन का। चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्रांति का क्षेत्र हो, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा
उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि यदि आपको राजनीति भी करनी है तो पहले सामाजिक क्रांति करनी होगी, अपने समाज को उस राजनीति के योग्य बनाना होगा, तो तब कहीं आप राजनीतिक क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। आज वही विफलता आप देख रहे हैं कि नए नए दल बनते हैं, काम समाज में करते नहीं हैं, सामाजिक जो परिवर्तन होना चाहिए उसमें उनकी कोई रुचि नहीं है, सीधे MP MLA बनकर के चेयर पर बैठना चाहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो है कि हमारी नैतिकता हमारे समाज का निर्माण करती है। हमारे अंदर कम से कम 4-5 गुणों का होना बहुत जरूरी है हमारे अंदर। नंबर 1, हम अपने से शुरू करें कि हम किसी से कोई जातीय भेदभाव ना रखें, किसी प्रकार का जातीय भेदभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। यदि हम चमार हैं, जाटव हैं, कुछ हैं, तो हमें अपने निचले स्तर का जिन्हें हम समझ रहे हैं उनसे भी किसी तरह का भेदभाव हमें भी नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात कि हमको अपने नैतिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए ध्यान रखें कि हम अकारण किसी के साथ किसी हिंसा का व्यवहार ना करें, हम किसी की हत्या ना करें, हिंसा का व्यवहार हम किसी के साथ। दूसरा गुण हमारे अंदर होना चाहिए नैतिकता के नाते कि हमारे अंदर ऐसी कोई भावना ना हो कि हम किसी बिना दिए हुए चीज किसी को हम रख लें, हड़प लें, अपनी नीयत खराब करके किसी के प्लॉट को कब्जा लें, अपनी नीयत खराब करके किसी के मकान को कब्जा लें, किसी की धन संपत्ति पे अपना नैतिक अधिकार समझने लगे, तो ये नैतिकता का पतन का दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि हम अनावश्यक चुगली चकोरी के चक्कर में ना पड़े। हम सीधी सच्ची बात जो हमारे मन में है, जो हमारा मन है वही हमारे बाहर होनी चाहिए। जो कहें वही करें, जो करें वही कहें, ये हमारी नैतिकता का है। चौथा ये है कि हम इतने चरित्रवान हो, खास तौर से जो लीडरशिप के काम लगे हैं, चाहे सामाजिक लीडरशिप हो चाहे राजनीतिक लीडरशिप हो, उनका चरित्र इतना अच्छा हो, चाहे किसी की कोई बहन बेटी हो, हम उसके प्रति किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार हमारा देखने को ना मिले, हम उस महिलाओं का पूरा आदर सम्मान करें। हमारा चौथा ये पॉइंट है कि जब हम समाज का मार्गदर्शन करने निकलते हैं, कोई भी संगठन हो, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, तो वो ये जितने भी हमारे नशीले पदार्थ हैं इनसे हमको दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हम एक दर्पण के समाज के बीच जा रहे हैं, तो दर्पण जैसा होगा वैसा ही दिखाई देगा। यदि आप में बहुत सारे थॉट हैं, बहुत सारे अनवांटेड एक्टिविटी में आप लिप्त हैं, तो आप बहुत सारा गाइड समाज को नहीं कर सकते, बहुत सारा संदेश समाज को आप अच्छा नहीं दे सकते। जरूरी नहीं है कि फिर आपकी बात को समाज माने। मान लीजिए एक दारू पी करके नशे में खड़ा है और वो इधर उधर की बातें करे, तो जरूरी नहीं है कि उसकी बात पर विश्वास किया जाए। तो इसलिए नैतिक पतन हमारा किसी भी स्तर पर, चाहे हम घर में हो, चाहे हम समाज में हो, चाहे हम देश की बात कर रहे हो, नैतिकता हमारा महत्वपूर्ण अंग है, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है नैतिकता। तो नैतिकता के नाते हमें कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए कि बाबा साहब की एक एक बात को समाज के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए हमें समाज करना चाहिए। और ये हमारी नैतिकता है। यदि आज हम टूटे हैं, आज हम चैनल पर बैठ के बात करने लायक हैं, तो वो बाबा साहब की, तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि जब हमें इतना सम्मान बाबा साहब की वजह से मिला है, तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि हम इस बात को दूर दूर तक समाज के कोने कोने तक जाकर के इस बात को बताएं कि आप जितने भी अनवांटेड एक्टिविटी में लिप्त रहते हो, जो ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहते हो जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, मैं हमको अपना समय, हमें अपना धन नहीं बर्बाद करना चाहिए। हमें अपना सारा समय अपने समाज की त्रुटियों को दूर करने में, जो हम अंधविश्वास में लिप्त हैं, हमारा साधारण सा एक व्यक्ति जो पूरे दिन 400-500 रुपए कमाता है और उसमें से कुछ तो अनवांटेड एक्टिविटी जैसे हमारे नशे की खोरी, नशा होती है, उसमें खराब कर देता है। कुछ दिनों बाद प्लान बनाता है कि अब हमने 4 पैसे कमा लिए हैं तो वैष्णो देवी चलेंगे। फिर वो सोचता है कि हम कन्याकुमारी जाएंगे, यानी धार्मिक यात्राओं में अपना धन व्यर्थ करता है। तो उसे सही अरे जी, हम फिर आएंगे आपके साथ फिर इस विषय पर चर्चा करने के लिए। हमारे बीच में जम्मू कश्मीर से उपस्थित हैं परम आदरणीय बंसीलाल चौधरी जी।
चौधरी जी जो है अभी बात हो रही है कि जो है कि 5 बिंदु बताए हरित जी ने, बहुत अच्छी बात बताई कि जो है 5 बिंदुओं का अनुसरण करना आवश्यक है। तो जो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, सामाजिक ईमानदारी के बगैर सामाजिक क्रांति संभव नहीं। एक उदाहरणों सहित आप जो है देंगे हमारे समाज में, क्योंकि आप बहुत बड़े चिंतक हैं। जम्मू कश्मीर में आप जो है हमारी बात को सुनते रहे हैं, चैनल से आप जुड़े रहे हैं। आदरणीय बंसीलाल चौधरी जी। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने जी हमें इस काबिल समझा कि आपने चैनल पे हमें मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। इसके साथ साथ मैं वकील साहब का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे, और हरीश साहब का भी इसी चैनल पे स्वागत करता हूँ। और आपने जो धन्यवाद सर, जय भीम, जय भारत सर। सर ऐसा है कि वकील साहब ने और हैरिस साहब ने कोई मेरे लिए अल्फाज छोड़ा नहीं है कि कोई बात पीछे रह जाए। 5 बिंदु जो उन्होंने 5 बिंदु बताए हैं, इन 5 बिंदुओं पे चलना पड़ता है। तो सामाजिक क्रांति के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी बहुत जरूरी है। कि मैंने बहुत सारे साथी देखे जम्मू कश्मीर के अंदर भी और देश के अंदर भी, वो पहले समाज को इकट्ठे करते हैं, फिर वो समाज के नाम पे ही जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मेरे वकील साहब ने कहा कि जब 1 के 2 होते हैं तो सही बात है बिल्कुल सर, जब 2 होते हैं तो उस पर 4 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। उसको सोचना पड़ता है कि जो आदमी लीड कर रहा है उसको कितनी ईमानदारी से उसको निभाना है, तभी किसी क्रांतिकारी को कामयाब कर सकते हैं। तो आज जिसका रिजल्ट जो हम देखने को मिल रहा है कि बाबा साहब की बात की इन्होंने, तो बाबा साहब ने बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने काम निभाया। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि वो एक थे, आज हम करोड़ हैं, लेकिन संविधान की जो धाराएं उसके अंदर आयद की गई हैं उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। क्योंकि जो आदमी भी समाज को लेकर चलता है, मैं कच्छू समाज से हूं तो मैं देखता रहता हूँ यूपी के अंदर भी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी, तो थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी जो उनके ऊपर आके हाथ रखती है तो वो उसी में लिप्त हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि मैं कब चला था, किस समाज को लेके चला था, उस समाज के प्रति मेरी क्या जिम्मेवारी है अब। तो इसलिए हमने सर्विस भी की, सर्विस के दौरान भी देखा लोगों को। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि ईमानदारी अगर होगी तो हम समाज की क्रांति को आगे ले जाएंगे। तो मेरा सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए साथी हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है। हैरिस साहब ने ठीक बिल्कुल कहा कि अगर नशा करेंगे हम लोग तो हम क्या सिखाएंगे समाज को, हम उनको नशा पीना ही सिखाएंगे। तो इसलिए पहले अपने आप को हमको जो मुक्त किया हुआ है इन चीजों से, तो तभी हम समाज के बारे में सोचते हैं। कुछ कांशीराम जी चले थे तो उन्होंने भी एक बड़ी ईमानदारी के साथ एक जब DS4 को लेके चले थे, देखते थे हम लोग उन दिनों, लेकिन आज वो किसी मुकाम पे पहुंचने वाला था तो वही आ गई कि बेईमानी अंदर आ गई। आज हम लोग इतने पीछे चले गए हैं कि मैं कुछ कहना उचित नहीं समझता हूँ इस बात को, लेकिन ईमानदारी खत्म हो गई। तो तभी आज जो उस पार्टी का ग्राउंड पे भी लेवल जो है बड़ा नीचे आ गया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, उनका वो अपना दुरुपयोग करके उनको खरीदते हैं, उनको कुछ करते हैं सब कुछ, लेकिन जो समाज को लेकर चल रहे होते हैं उन व्यक्तियों को देखना पड़ता है कि हम इनके चुंगल में ना फंसे। क्योंकि कांग्रेस का भी यही हाल था, मैं कहना नहीं चाहता था ये बात, कांग्रेस का भी यही हाल था। जिनके बाबा साहब ने जिनके सुपुर्द संविधान किया था, उन्होंने ईमानदारी से वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। इसीलिए हम वो जो संविधान ओबीसी के लिए खासकर मैं बोलूंगा कि जो ओबीसी को मतलब कहने का कि ओबीसी को जो 65 साल कांग्रेस ने राज किया तो उन्होंने कोई अपनी ईमानदारी से प्रति नहीं निभाया। हमने सोचा था कि देश के अंदर पॉलिटिकल चेंज लाई जाए, हमने सब लोगों ने मिलकर पॉलिटिकल चेंज लाई। उन्होंने आईना दिखाया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज मैं पूछता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टियां व्यक्तिगत तौर से
हमारे जम्मू कश्मीर के शेख अब्दुल्ला, माननीय शेख अब्दुल्ला जी थे। मैं उनकी मिसाल देता हूँ आज यहाँ पे। कुछ लोग कहते हैं कि 1953 के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर लैंड रिफॉर्म एक्ट जो था वो लागू हुआ, लैंड रिफॉर्म एक्ट। और 1971 के अंदर उन्होंने लैंड एग्रेशन एक्ट जो था, एग्रेरियन एक्ट, उसको लागू किया। उससे ये हुआ कि जो भूमिहीन किसान थे वो भूमिहार बन गए। आज जम्मू कश्मीर के, आपने देखा होगा देश के अंदर कितने मजदूर, मैं देख देख के हैरान हो रहा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान। जी जारी रखिए, कंटिन्यू प्लीज। अगर ईमानदार थे, लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है वो पूरे देश के अंदर लागू होता तो आज ये आपको जो भूमिहीन किसान है ये भूमिहार मिलते आपको आज भी। तो मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन इस बात को मैंने इसलिए दोहराया कि जम्मू कश्मीर में आज लोकल मजदूर जो हमारा है वो बहुत कम है। इसलिए हम यहाँ पे, चाहे उसके बाद उनकी पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो किसी मकाम पे नहीं पहुंची, उनको जब ईमानदारी खत्म होगी ना, जब ईमानदारी खत्म हुई तब उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। तो इसलिए मेरा मानना यह था कि हमारे जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने जब लैंड, अब कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने अपने लिए किया, समाज के लिए। हम कहते हैं जो जम्मू में जो समाज था उनको भी तो बेनिफिट हुआ ना। आज जो हम देख रहे हैं शेड्यूल कास्ट ओबीसी यहाँ पे भूमिहार बन गए हुए हैं, और भूमिहार बनने से उनकी मजदूरी छूट गई। आज वो लोग एक खुशहाली की जिंदगी जी रहे हैं। तो मैं इसी चैनल से ये संदेश देना चाहता हूं इनको भी कि जो आज देश के अंदर राज कर रहे हैं, अगर पिछली सरकार ने नहीं किया है तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इनमें लैंड रिफॉर्म एक्ट ईमानदारी से एक इम्प्लीमेंट करो। अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो भूमिहीन किसान जो है वो भूमिहार बन जाएगा। तो मजदूर जो है वो खुद ब खुद अपने एक लाइन दिशा पे चल जाएगा और उसे खुशहाली आएगी देश के अंदर। अगर ये चाहे पैकेज जितने मर्जी अनाउंस करें सबको, पिछली सरकारों ने भी पैकेज अनाउंस किए, अब ये भी सरकारें पैकेज अनाउंस करने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम मालिकाना हक जो जमीन का है वो हमें नहीं मिलेगा तब तक तरक्की नहीं होगी। ईमानदारी जो है वो हमें, मेरे हैरी साहब ने जो कहा नशा, 5 बिंदु बहुत ठीक कहे, मैं रिपीट नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने ऐसे बिंदु रखे हैं जो समाज की खुशहाली को ले जाते हैं। धन्यवाद। जी बहुत 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 धन्यवाद। आपने अभी 2 बिंदुओं पर चर्चा हुई है कि सामाजिक ईमानदारी बहुत जरूरी है। यदि हमारे पूर्ववर्ती सरकार के लोग या हमारे लोग जो है, हमारे नेता अगर ईमानदारी पूर्वक काम करते तो निश्चित रूप से समाज में खुशहाली का माहौल बनता। दबे कुचले लोग, जो शोषित लोग हैं, वो शासन सत्ता में आगे आकर के व्यवस्था को संभालते। और जो है अभी एक बात आई थी, जो है ना, पॉलिटिकल पार्टी या बहुत सारे संगठन बन जाते हैं, बहुत सारे संगठन बन करके अपने ही रह जाते हैं, अपने भाई भतीजा, परिवार, बहन बेटी, माता, इन सबको संगठन में लगा देते हैं। और इसी तरह से जो है पूरे जो है एक तरह से एक संगठन, एक पार्टी अपने परिवार की पार्टी होकर के रह जाती है। अभी जो बातें निकल करके आई है, तो फिर हम चल रहे हैं आदरणीय राजेंद्र सर साहब के साथ। राजेंद्र जी जो है अभी जो चर्चाएं आई निकल करके सर जी, कि जो है कि ये जो संगठन है एक आदमी के हो जाते हैं, एक परिवार के हो जाते हैं, और एक तरह से सामाजिक ईमानदारी का हनन हो जाता है। हरीश जी ने एक बहुत बढ़िया बात की, 5 बिंदुओं पर चलने की बात कही, और बाबा साहब की बातों को भी दोहराया गया कि बाबा साहब अगर ये मुकाम पे ना हमको पहुंचाते तो आज हम इस चैनल पर बैठने लायक नहीं थे। तो इन सब बातों को शामिल करते हुए आप अपनी बात को जारी रखें सर, क्योंकि एक सवाल उभर करके आया कि सामाजिक ईमानदारी के लिए जरूरी है कि सभी का ध्यान रखना। और जो है जैसे एक संगठन बना, एक पार्टी बनी, उसमें एक ही परिवार के लोग आ गए और जो है जुड़ते चले गए, एक तरह से वो जो है अपना तो काम किया ही नहीं, दूसरे का भी काम नहीं किया। सर इस पर आप विचार डालें। जी सर। प्रोफेसर साहब, मैं अपने दोनों बड़े भाइयों की बातों को आगे बढ़ाते हुए अगर बात करूं तो इन्होंने बहुत अच्छे बात रखी है और बहुत अच्छे उदाहरण भी दिए हैं। आप खास करके अगर बाबा साहब अम्बेडकर की ही बात अगर करें तो उस समय अंग्रेज जब यहाँ पर शिक्षा नीति लागू की थी, अंग्रेजी शिक्षा नीति, तो उसी दरमियान उन्होंने मुस्लिम समाज को 30 लाख रुपए दिए थे कि भाई आप अपने हिसाब से कुछ शिक्षा व्यवस्था बनाओ।
तो मुस्लिमों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया, हिंदुओं को दिया तो हिंदुओं ने आवाज हाँ आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही सर, आपकी आवाज हेलो ठीक कर लीजिए। अब आ रही आवाज? जी अब ठीक है? हाँ अब ठीक है ना? हाँ ठीक है सर, ठीक। हाँ तो सर ठीक है। मैं कह रहा था कि जब अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा नीति लागू की थी तो उन्होंने मुस्लिम समाज को कहा लो 30 करोड़ रुपया और अपने हिसाब से आप अपना शिक्षा नीति लागू करो। तो मुसलमानों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया, फिर उन्होंने ब्राह्मणों को दिया तो सवर्ण समाज को तो उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया। बाबा साहब को 30 लाख दिए गए तो उन्होंने क्या किया कि अपने तरह के लोगों को विदेशों में भेज करके वहाँ हायर एजुकेशन के लिए भेज दिए। तो सोचे कि जिस तरह हम पढ़ के आए हैं, हमें यहाँ से गायकवाड़ जी या साहू जी महाराज मदद किए और मैं बाहर जाके पढ़ा और अपने लोगों को यहाँ ला को शिक्षित कर रहा हूँ, उनके लिए काम कर रहा हूँ। तो इसी तरह हमारे हजारों लोग अगर बाहर पढ़ के आ जाएंगे तो कई अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। तो जब मैं एक इतना काम कर सकता हूँ, हजारों अम्बेडकर जब पैदा हो जाएंगे तो लाखों और करोड़ों अम्बेडकर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वहाँ गए पढ़ने के लिए, तो वहां पर पढ़ लिख कर वो सेटल्ड हो गए और जो कुछ एक कुछ आए भी यहाँ आकर के उन्होंने अपना को जो है सामाजिक दायित्व को निभाए नहीं बल्कि भूल गए। उल्टा उन्होंने समाज कटने लगे और कट करके फिर वही मनुवाद का ही एक गए वो अपने समाज के लिए। इसी बात बताऊं तो बाबा साहब जब पटना में आए थे वो एक रैली में अपने समय में, उनको वहां का ओबीसी समाज ने भाषण देने के लिए बुलाया था आगरा के मीटिंग के पहले। तो कांग्रेस नेहरू जी को वहाँ जगजीवन राम जी से कहा कि देखिए आपका जो दलित देश है बिहार में उसको बाबा साहब ध्वस्त करने आ रहे हैं, आपको खत्म करने आ रहे हैं। तो जगजीवन राम जी वहाँ पर शास्त्री के थ्रू उनके जो हुआ था गांधी मैदान पटना में, वहाँ पथराव करवा दिए थे। बाबा साहब को आधी मीटिंग छोड़ के भागना पड़ा था। तो हमारे समाज लोग जो है हमारे जो नेता हुए हैं उन्होंने कुछ जब पाया तो वो फिर वो हथकंडे बन गए दुश्मनों के और विरोधियों के, और अपने लोगों के ही नेताओं पर वो आज के जो काम चाहिए उन्हें। आवाज थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है सर प्लीज सर आवाज अपनी चेक कर लीजिए एक बार। लीड हिल गई है सर, लग रहा है जी, लीड हिल गई है जी। आ रही है? हेलो जी 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 हाँ जी आ रही है आवाज। ठीक सर, अब ठीक। तो फिर तो इस तरह से देख रहे हैं तो हमारे समाज के ही लोग ने अपने जो उनको पे बैक टू सोसाइटी करना था वो नहीं करके बल्कि अपने ही लोगों के वो पैर खींचना शुरू कर दिए, उनके टांग खींचना शुरू कर दिए। चाहे बाबा साहब का टांग खींचना जगजीवन राम ने शुरू किया हो या उन्हीं जैसे और लोगों ने दूसरे नेताओं के साथ किया हो। हमारे जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो दक्षिण में पेरियार जी हो या महाराष्ट्र में फूले जी अम्बेडकर जी हो या आपके यूपी में ही आपके लड़ई जी हुए हों, बिहार में कुशवाहा जगजीत बाबू जी के हों, तो इन लोगों ने जो भी समाज के लिए काम करना शुरू किए तो हमारे समाज के ही लोगों ने इनके विरुद्ध जो है षड्यंत्र किया और विरोधियों को साथ दिया। तो समाज तब तक आपका आगे नहीं बढ़ सकता है, सामाजिक क्रांति तब तक नहीं आ सकती है जब समाज एक रूप एकजुटता ना हो, जब समाज के ही लोग एक दूसरे की एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे और समाज हमेशा टूटता है, वो कभी बनता नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं जो है हम लोग अभी हमारे बड़े भाई साहब जम्मू से बंसीलाल जी बताए हैं, तो बिल्कुल उन्होंने अपनी पिछली सरकारों के बारे में कुछ बातें रखी हैं। तो हम लोग हमेशा ये बात भूल जाते हैं कि यहाँ सरकार कोई पार्टी के नाम से भले रहती है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट हो, लेकिन हम अगर देखें तो कहीं न कहीं जो सत्ता है वो किसी जाति वर्ग के हाथ में है। वो कांग्रेस के रूप में हो या बीजेपी के रूप में या कम्युनिस्ट के रूप में है,
हर जगह वह जो शासक है वो शोषक ही है, हर जगह है, चाहे कांग्रेस के रूप में रहा हो, पहले जो चाहे वो नेहरू जी थे या पंत जी थे या तिवारी जी थे या त्रिपाठी जी थे, आज उन्हीं के वंशज जो है वो भाजपा में है। तो हमें चेहरा नहीं भूलना पड़ेगा, हमें चरित्र नहीं भूलना पड़ेगा कि नाम बदलने से डीएनए नहीं बदला, उनका शोषण और शासन का जो डीएनए है वो नहीं बदला है, और वो तब तक नहीं बदलेगा जब तक यहाँ का शासक वर्ग नहीं बदलेगा, जब तक समाज का जो बहुजन समाज है उसका शासक वर्ग नहीं आएगा, तो अल्प जन का शासक वर्ग वही करेगा जो उसके पूर्वज कर रहे थे, आज उनके वंशज कर रहे हैं। तो हमें कहीं न कहीं इन बातों का ध्यान रखना होगा कि ये कौन लोग हैं जो पहले भी वही करते थे, वही काम करते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर कांग्रेस की बात करें तो शुरुआती दौर में ठीक है, कुछ नहीं किया, फिर उसके बाद किसी भी तरह से मंडल कमीशन लागू किया ओबीसी के लिए नरसिंह राव की सरकार ने, फिर उसके बाद आपको उसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने कुछ अमेंडमेंट भी किए, और वो कि भाई इनकी भर्तियों को पूरा करने के लिए हम बैकलॉग सिस्टम लागू करेंगे, संविधान संशोधन किए। तो जैसे जैसे ये पार्टियां बहुजन वर्ग के लिए, ओबीसी एसटी के लिए काम शुरू किया, तब से ये पार्टियां बेकार और बदनाम होने लगी। जब तक वो अपने लोगों के लिए काम कर रही थी तब तक पार्टियां सही थी, यही पार्टियां जब के लिए काम करने लगी तो वो फिर बदनाम हो गई। आज वही भाजपा जब उन 10% के लिए काम कर रहे हैं तो भाजपा अच्छी है। हो सकता है आने वाले दिन में भाजपा ये समझ बैठे कि अब तो सत्ता में रहने के लिए हमें बहुजन वर्ग के लिए भी काम करना होगा, ओबीसी के लिए काम करना होगा, और वो कुछ करे तो हो सकता है बीजेपी भी कल बदनाम हो जाए। तो हमें कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पार्टियां कुछ नहीं होती है, पार्टियों को चलाने वाले जो वर्ग तो वही हैं जो शुरू में थे, आज भी वही हैं, चाहे उनके बाप दादे थे, चाहे उनके औलाद अब चला रहे हो। तो ये शोषक वर्ग हमेशा अपना पीढ़ी दर पीढ़ी अपना जो है काम करते रहता है। अब हमारे समाज की बात करनी है तो आज जो भी लोग बाबा साहब के जो संविधान है उसके संविधान के बदौलत जो नौकरी पाए हैं या कोई व्यवसाय पाए हैं या शिक्षा पाए हैं, कहीं न कहीं वो लोग इनका समाज में जो है समाज के लिए इसका उपयोग नहीं कर पाए। अगर मैं कहूँ वो अपने लिए भी नहीं कर पाए तो कोई अतोशक्ति नहीं होगी। शिक्षा का मतलब बाबा साहब कभी कि आप पीएचडी कर लो, एमए कर लो, बीए कर लो, इंजीनियर डॉक्टर बन के नौकरी ले लो। एक्चुअल में वो शिक्षा का मतलब रखते थे कि शिक्षा एक अलग चीज है, और आप जो है डिग्री लेके साक्षर हो गए हैं, नौकरी तो पा लिए हैं, लेकिन जब तक शिक्षा की जो उपलब्धि अगर वो समाज या परिवार को फायदा नहीं दे पा रहा है तो आपकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। फिर आपका वो साक्षर हो गए हैं, आप शिक्षित नहीं हो गए इसका मतलब। तो इस बात को लेकर तो हमेशा इस बात को रखे कि आप शिक्षित बनो। और हमारे महापुरुष कोई ज्यादा डिग्री होल्डर नहीं थे, आप जो भी ले लीजिए, फूले जी को ले लीजिए, पेरियार जी को ले लीजिए, लल्ले जी को ले लीजिए, ये सब कोई लल्ले जी तो सिपाही थे लेकिन उन्होंने शक्ति रामायण लिख दी, यहाँ पर का अनुवाद कर दिए वो। तो ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो समाज में वो क्रांति लाए, वो परिवर्तन लाए जो आज के पीएचडी होल्डर ला पा रहे हैं। और हमारे जितने भी लोग हैं कुछ नेता बन गए हैं, पार्टी जितने लोग हैं उतने नेता हो गए, जो रिटायर कर गए हैं वो अब धीरे धीरे लोग पार्टियां बना रहे हैं, जितने रिटायर कर रहे हैं नौकरी से वो पार्टियां बना रहे हैं। समाज में कुछ धनाढ़ लोग पैदा हो रहे हैं, पार्टियां बना रहे हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पार्टियां मैं बना के करूं तो क्या करूंगा, समाज का इससे क्या फायदा होने वाला है। जितनी जातियां हैं मुझे लगता है उससे कई गुना हर जाति में कहीं तो कई पार्टियां हैं, तो उससे कोई भला समाज होने वाला नहीं। तो सामाजिक एकता नहीं बनेगी, सामाजिक एकता नहीं आएगा। राजनीति तो हमारे लोगों ने कई बार, चाहे वो जनता पार्टी में आए हों या जनता दल में आए हों या एसपी के रूप में आए हों, बीएसपी के रूप में आए हों या आरजेडी के रूप में आए हों, जेडीयू के रूप में आए हों, लेकिन बहुजनों ने सत्ता लेने के बाद भी उसको बरकरार नहीं रख पाया, उसको संभाल नहीं पाया। क्यों? उन्होंने अपनी सामाजिक एकता कायम नहीं कर पाई थी, अपनी सामाजिक मजबूती खड़ा नहीं कर पाया।
तो सामाजिक जिसका एकता और उसका प्लेटफॉर्म मजबूत नहीं रहता, उसका राजनीतिक सत्ता कभी नहीं रहता है। आज जो बीजेपी, उसके पीछे एक सामाजिक संगठन है आरएसएस नाम का, या उसका और सांघिक संगठन कहिए, तो वो उसका बहुत बड़ा सामाजिक प्लेटफॉर्म है, जिसके बदौलत आज जो है 2 से बहुमत में बीजेपी राज कर रहा है। तो इस तरह की चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हमारे सामाजिक संगठन में आप पढ़े आए और उनके जो नेता हैं वो किस तरह से समाज के लिए अपने को योगदान दें। तो इन्हीं सब बिंदुओं को रखते हुए भी थोड़ी बात रखा हूँ। कुछ अपने और भाई फिर आऊंगा सर आपके पास, मैं आपके पास सर। मैं जब है अभी आज बात आई है निकल करके कि जो है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सेवा में गए और आज वो निकल करके जो है सर्विस में चले जा रहे हैं, सर्विस करने के बाद जो है पॉलिटिकल पार्टी बना ले रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से एक योग्यता तो उन्होंने धारण की। तो बाबा साहब की किताबों में मिलता है, ज्योतिराव फुले की किताबों में मिलता है और तथागत गौतम बुद्ध की किताबों में मिलता है कि इस समाज को जो है श्रेष्ठतम व्यक्ति की आवश्यकता है और योग्यतम व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। योग्यतम व्यक्ति के बारे में ये बताया कि मार कर, पीट कर, छीत करके जो है, या फिर जो है किसी कितना भी नरसंहार करके वो योग्यता तो है उसके अंदर, वो राज सत्ता तो कायम कर सकता है, व्यवस्था तो बदल सकता है, लेकिन उसको उस मानव के उपयोगी बनाने में कामयाब होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए बनाने के लिए उसको एक श्रेष्ठ व्यक्ति होने की भी आवश्यकता है। यानी बुद्धिमान व्यक्ति अगर है और उसके कारनामे गलत होंगे, जो समाज विरोधी होंगे, तो वो बुद्धिमत्ता उसके किसी काम की नहीं होगी। तो ये किताब मिलती है। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इसी विषय पर चर्चा कराने के लिए मैं चलता हूँ आदरणीय हरित जी के पास। हरित जी, जो बातें वकील साहब कह रहे थे कि जो है कि बहुत बड़ी पार्टियां बना ली, संगठन बना लिए और उन संगठनों में जो है आप नहीं खड़े हो गए, और कहीं ना कहीं ये जो है ना, एक बात कही आपने कि ये सत्ता बहुजनों के हाथ में भी आई, मगर वो बहुजन जो लोग हैं अपनी सत्ता को बरकरार करने में रखने में नाकामयाब रहे। उसकी वजह यही रही, उनके अंदर एक ईमानदारी का बोध नहीं रहा। इस पर आप जो है आगे बात को बढ़ाइए सर। जी सर, हरित जी। राजनीतिक दल बनाओ या सामाजिक दल संगठन बनाओ, कोई भी संगठन अगर आप बना रहे हैं तो पहले हमें अपने सामाजिक स्थिति को परिवर्तित करना है। जो हमारी वर्तमान सामाजिक स्थिति है वो हमारे समाज के अनुरूप नहीं है। हमको इस सामाजिक स्थिति को परिवर्तित करना पड़ेगा और इसको परिवर्तित करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो समदुखी लोग हैं, समदुखी मतलब जो एक जैसी पीड़ा से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को हमको एक प्लेटफार्म पर लाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि हम सब एक जैसे ही लोग हैं, हमारी पीड़ा एक जैसी ही है। किसी को रसोई तक जाने का अधिकार है, किसी को रसोई के बाहर तक रहने का अधिकार है, फर्क सिर्फ इतना सा है। बाकी कोई हम अपर कास्ट के नाम पाते हैं, वो ना तो आपकी बहन बेटी से शादी करने को तैयार है, ना हमारी बहन बेटी से शादी करने को तैयार है। आपसे कोई रिश्ता नाता बनाने के लिए वो ना आपसे तैयार है ना हमसे तैयार है। हमारी सारी प्रॉब्लम एक जैसी ही है, चाहे हम हैं, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, सबकी प्रॉब्लम एक जैसी ही है। तो हमको इनको एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए जो 6743 जातियां हैं, इनमें मैत्री भाव पैदा करना पड़ेगा। इनके अंदर भावना पैदा करनी पड़ेगी कि हमको एक प्लेटफार्म पर आकर के शासन सत्ता पर कब्जा करना होगा। यदि हम अपनी सारी पीड़ाओं को समझते हैं, एक जैसी पीड़ाओं को हम समझते हैं कि हाँ, अगर हमको अछूत कहा जाता है तो निश्चित भले ही चाहे आपको अछूत ना कहा जाता हो, जो बैकवर्ड के लोग हैं, लेकिन उनको भी यह अधिकार नहीं है कि उनकी बहन बेटियों से शादी कर लें। उनका भले ही चाहे डॉक्टर इंजीनियर कोई लड़का हो, लेकिन ब्राह्मण की अशिक्षित लड़की को भी वो प्रपोज नहीं कर सकता आज के समय में। तो उसके सामने भी वही समस्याएं हैं जो हमारे सामने है। फर्क केवल इतना है कि हमारे लोगों को उनके बीच में जाकर के ये बात उनको समझानी पड़ेगी कि हमारी पीड़ा और आपकी पीड़ा एक जैसी है, इसलिए हमको मिल करके ये पीड़ा दूर करनी, परिवर्तन करना है। जातिगत भेदभाव है, जो जातिगत भेदभाव है। आज जातिगत भेदभाव क्या है कि जाट कहता है गुजर छोटा, गुजर कहता है चमार छोटा, चमार कहता है जाटव छोटा, जाटव कहे कुमार छोटा, कुमार कहता है छोटा, गडरिया कहता है पासी छोटा, फिर चमार पे आ जाती है, जाटव पे आ जाती है, और ये कहते हैं कि हमारे से भी बहुत छोटे हैं, कि वाल्मीकि है, वाल्मीकि भी सोचता है कि हमसे भी छोटे बहुत हैं, नदी नाले के किनारे पड़े हैं। तो ये गैर बराबरी की बात हमको खत्म करनी पड़ेगी समाज से। ये सामाजिक जो समता है,
सामाजिक समता का जो अभाव हमारे समाज के अंदर है, इसको दूर करना पड़ेगा, और तब कहीं हम सामाजिक क्रांति करके हम राजनीतिक क्षेत्र में भी सफल होंगे, और निश्चित रूप से इस देश के जैसे हम शासक थे हम फिर दोबारा से शासक बन पाएंगे, ये तय है। लेकिन हमको 6,743 जातियों को एकजुट करना पड़ेगा, ये हमारा अपना नैतिक कर्तव्य बनता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो चाहते थे कि हम बहुजन समाज की स्थापना करें, समता मूलक समाज की स्थापना करें, समता मूलक स्थापना, यही समता मूलक था कि जो हम सममुखी लोग हैं उनकी एक जैसी पीड़ाओं को खत्म करके हम एक प्लेटफॉर्म पर आए और हम अपना बहन बेटी का रिश्ता, रोटी बेटी का रिश्ता अपनाएं। हमें इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने क्या किया, हमारे समाज के लोगों ने तो पढ़कर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वो अपने को बहुत अपर कास्ट समझने लगे, सीधे अपने सामाजिक जो व्यवस्था थी उसको भूल करके ब्राह्मणों की बेटियों से शादी करने लगे। तो उन्होंने सारी बाउंड्रियों को लांग करके, यानी लाइसेंस तो आपको मिला अंतरराज्यीय बस चलाने का, आप अंतरराष्ट्रीय बस चलाने लगे। तो अंतरराष्ट्रीय में और अंतरराज्यीय में भेद करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। आपको जो लाइसेंस मिला अंतरराज्यीय बस चलाने का मिला, यानी जितनी 6,743 जातियां, अगर अंतरजातीय विवाह भी करना है तो इन्हीं में ही करना है, अंतरराष्ट्रीय नहीं करना है। वो वर्ग आपकी जातियां हैं, उनके वर्ग हैं। आपका शूद्र वर्ग है तो शूद्र वर्ग में जो 6,743 जातियां हैं, इनको आपको इकट्ठा करना है, इनमें आपको रोटी बेटी का संबंध बनाना है। लेकिन आप लांग करके हमारा वर्ग की बाउंड्री है उसको तोड़ करके आप वर्ग में चले गए, यानी ब्राह्मण वर्ग में जाकर के बैठ गए। आपने अपनी सारी कमाई उधर दे दी, आपने सारा ज्ञान जो था उधर दे दिया, और फिर जब आपका परिचित व्यक्ति उस घर में जाता है तो वो उसकी पत्नी बोलती है कि देखना आप जाति का कोई आदमी आया है। वो ब्राह्मणी भी ये नहीं बोलती कि तुम्हारा भाई आया, तुम्हारा भतीजा आया, तुम्हारा मामा आया, फूफा आया, तुम्हारी जाति का कोई आदमी आया है, तो कौन आया है। तो ये हमको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको गहराई से सोचना पड़ेगा कि हमको बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है, बल्कि उस बाउंड्री जो 6,743 जातियों की बाउंड्री है, हमें अंतरजातीय विवाह अगर करना है तो उनमें ही करना है। और हमको एक जी सर, बिल्कुल बात आपने सही। जी आपने बहुत अच्छी बात कही। जो है जो ये बाउंड्री बनी हुई है, ये जो बाउंड्री है, इसको जो है हमको राष्ट्रीय स्तर की बाउंड्री रखना है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे नहीं। यानी 6,743 में बटा हुआ हमारा ये शूद्रवर्ण है, शूद्र अतिशूद्र जो इन जाति में बटे हुए हैं, इनको आपस में रोटी बेटी का संबंध बनाना है और इस बना करके वो एक मिसाल कायम करना, वही सामाजिक क्रांति है। यानी जो आचार विचार, रहन सहन, खान पीना का विचार बदल जाएगा और आपस में ये भाईचारे के आधार पर, फुले अम्बेडकरी विचारधारा के आधार पर, ज्योतिराव फुले के विचारों के आधार पर उत्पीड़न है, जो आपस में उत्पीड़न है, कहीं यादव जाटों को पीट रहा है, कहीं गुर्जर चमार को पीट रहा है, कहीं इसको पीट रहा है, तो ये भी खत्म हो जाएगा जब हम मैत्री भाव पैदा करेंगे। ये बात बिल्कुल खत्म हो गई, तो ये उत्पीड़न भी खत्म होगा। हाँ, जैसे बाबा साहब ने जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व का ये जो सूत्र दिया है हमारे भारत के संविधान की प्रेम्बल में, यदि उसको भी ठीक तरह से लागू करना होगा तो वहां भी ईमानदारी की जरूरत पड़ेगी, वहां भी ईमानदारी के बगैर वो भी लागू करना पड़ेगा फिर। जी आपने जो है समय, जी अब थोड़ा सा समय की ओर बढ़ेंगे। राजेंद्र साहब सर के पास जाते हैं, लगता है बंसीलाल जी नेटवर्क के कारण जो है हट गए हैं। तो राजेंद्र सर जी, अभी जो बातें आई है निकल के हरीश जी की तरफ से कि जो ये जो समाज में बिखराव है, जो गैर बराबरी की व्यवस्था की आपने बात की है, ऊंच नीच सीढ़ी नुमा व्यवस्था की जो बात की है, तो आप जो है ना हमारे संबंध जो है, हमारी बेटी रोटी का संबंध जो इन जातियों में हो, एक सामाजिक क्रांति को तो ये निर्धारित करता ही है। यही एक सामाजिक क्रांति की जब सब लोग एक तरह से सोचने लगे, जो विभिन्न जातियों उपजाति में बटे हुए जो लोग हैं वो जो है एक भाईचारे के आधार पर, न्याय बंधुत्व के आधार पर सोचने लगे, विचार करने लगे सामाजिक क्रांति को, तो इसके लिए भी ईमानदारी की आवश्यकता है। ये बात निकल करके आई। इसको आगे बढ़ाते हुए जो एक बात अधूरी रह गई अभी तक, जो जैसे ये कहिए कि जो आपने जो पहले बात कही थी कि बहुजनों के भी हाथ में सत्ता आई थी और बहुजन लोग भी मतलब सत्ता उसको निकाल नहीं पाए, तो हमको कैसे लीडर पैदा करने होंगे जो एक ईमानदारी पूर्वक जो है एक सामाजिक चिंतन हो। जैसे बात ये आती है कि जो है सामाजिक निर्णय और व्यक्तिगत निर्णय, अभी ये बात आती है लोगों के सामने, लोग बाग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। एक आदमी ने लिखा अभी, वो कहते हैं कि जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण जो है पूरे समाज की बलि चढ़ाने में
जो है जरा भी हिचकते नहीं है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को हिट करने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए पूरे सामाजिक हितों की बलि चढ़ा देते हैं। एक आदमी लिख रहा है फेसबुक पर, हमारा जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है, तो इसके बारे में भी इसको क्लैरिफाई करिए सर, कि जो कहा है व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति लोग जो है पूरे सामाजिक हितों को ताक पर रख देते हैं और सर्वे सर्वा हो जाते हैं। इसको भी आप जो है क्या कहते हैं राजेंद्र साहब सर जी? हाँ, प्रोफेसर साहब है कि जो बात आपने रखी है। हाँ जी जी, आवाज आ रही है आप मेरी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। तो जी। जो बात अभी रखी आपने, फिर वही है कहीं ना कहीं बात और नैतिकता और ईमानदारी की बात है कि व्यक्ति जब अपनी नैतिकता और ईमानदारी खो देता है तो अपने परिवार का भी ना रह जाता है, अपनी जाति का भी नहीं रह जाता है, अपने समाज का भी नहीं रह जाता है, और इससे वो फिर अपने देश का भी नहीं रह पाता है। तो कहीं ना कहीं नैतिकता और ईमानदारी का अभाव जो है इस की वजह से ये सब बातें होती हैं। अब जैसे हमारे अभी बड़े भाई साहब हरीश जी ने बहुत अच्छी बात रखी कि हम 6743 जातियों में बटे हुए हैं। बिल्कुल, ये चीजें जो है हम लोग सब जानते हैं, सबको पता है, फिर भी हम लोग इसको खत्म नहीं कर पा रहे, दूर कर नहीं पा रहे। अब हम हमेशा गाली उसको देते हैं कि इसने बनाया, उसने बनाया, लेकिन बनाने वाला तो बनाया, लेकिन उसको ढो तो हम रहे हैं, उसको लागू या चला तो हम रहे, मान तो हम ही रहे ना। तो हमें अपने लेवल पर अपने गिरबान में सोचना पड़ेगा कि अगले ने हमें कुछ कह दिया हो, क्या मैं वैसा बन गया हूँ या मैं वैसा बन जाऊं? तो हमें अपने बहुजन समाज के बीच में एक तरह का ये वातावरण पैदा करना पड़ेगा, एक भाईचारा पैदा करना पड़ेगा कि उसने जो बनाया है वो अपने स्वार्थ के लिए बनाया है, अपने लोगों के लिए बनाया है, हमारे लिए नहीं बनाया है वो। तो हमें अपने लोगों के लिए क्या करना चाहिए, कैसे क्या करें? आप सीधी सी देखिए, उसने समाज को सवर्ण और अवर्ण के नाम से दो भागों में बांटा है। तो अवर्ण का मतलब सीधा सीधी की ये सूत्र है, तो हम अवर्ण हैं। अवर्ण का मतलब होता है हम वर्ण नहीं मानते, हम लोग वर्णवादी नहीं थे। सवर्ण वो है जो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, जो वर्णवादी है। तो सबसे पहले हमारी पहचान ही हम वर्णवादी नहीं है। इस बात को हम अपने लोगों में फैला नहीं पा रहे हैं। नहीं है मतलब हम जातिवादी नहीं है, हम रंगवादी नहीं है, हम लिंगवादी नहीं है, क्षेत्रवादी नहीं है। अगर आप देखा जाए तो कहीं भी इतिहास में आपको मुगलों से पहले या मुसलमान शासकों के पहले तक कहीं आपको वर्ण का या जाति का ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं आता है नजर में। कुल हुआ करता था, वंश हुआ करता था, अभी कबीला लोग होते थे, उसी को कुल बना दिया गया। तो वो कुल होते थे, जिसे गौतम बुद्ध के वंश कहा जाता है, कुल कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य वंश कहा जाता है, कुल कहा जाता है। तो वर्ण और जाति का तो कहीं न कहीं सब मुगलों के टाइम में ये नवरत्न बन के ब्राह्मणवादियों ने जो है अपनी व्यवस्था कायम की है, और उसी दरमियान ये सारे ग्रंथ रचे गए। ग्रंथ का कोई आपको एक आपको त्रिपिटका का मिल जाएगा मूल कॉपी, आपको कुरान का मिल जाएगा, बाइबल का मिल जाएगा, लेकिन इवन रामचरितमानस का मूल कॉपी मिल जाएगा, लेकिन बाकी वेद और का कोई मूल कॉपी नहीं मिलता है। तो ये सब सोचने की बात है कि आप भी पढ़िए, तर्क कीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा है तर्क कीजिए, मानिए नहीं जानिए। बाबा साहब सारे लिटरेचर भी लिखे हैं जो हमें पढ़ना चाहिए। तो अपने लोगों को तर्क से जोड़ना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा हम अवर्ण हैं, हम वर्णवादी नहीं हैं, हम रंग भेदवादी नहीं हैं, हम एक हैं। जैसे तिवारी हो, मिश्रा हो, चतुर्वेदी हो, द्विवेदी हो, हैं अलग अलग, लेकिन कहलाते हैं ब्राह्मण। और उनका रोटी बेटी का संबंध है। अभी हमारे बड़े भाई साहब ने ठीक ही बताया कि हमें आपस में रोटी बेटी का संबंध क्यों ना हो। तो हमें जब ये चीज कहें कि हम ठीक है, हम हमारा तो धंधा था, चाहे मछली मारने का हो या बर्तन बनाने का हो या खेत जोतने का हो या और कोई बनाने का मेरा धंधा था, तो धंधा से हम जाति नहीं हो गए।
मिला जुलाकर हम वही हैं, अवर्ण हैं। और ओबीसी या एससी एसटी का तो बाबा साहब हमें 3 कैटेगरी बना दिया है। तो संवैधानिक रूप से भी चलें तो हम आज के दिन में एक ओबीसी बन जाना चाहिए, एक एससी बन जाना चाहिए, एक एसटी बन जाना चाहिए, अपने बीचों के छुआछूत मतभेदों को भुलाकर। हम तो सवर्णों से ज्यादा छुआछूत और भेदभाव तो हम खुद करने लगते हैं, उनसे ज्यादा पंडित तो खुद बन गए हैं, पाखंडी हम खुद बन गए हैं। आज एक पढ़े लिखे लोग भी घर बनाएगा तो उसमें गरीब प्रवेश कब होगा, ये हम इतने लाखों रुपए बना करके इंजीनियर डॉक्टर होते हुए भी हम नहीं कर पा रहे हैं। और वो 5वीं फेल लोगों को बुला के कहेंगे कि बताओ इसके अंदर में कब जाऊं। एक गाड़ी खरीद लेंगे, उस गाड़ी का जो है नारियल फोड़ने के लिए भी 1000-5000 दे करके नारियल फोड़वाएंगे तो गाड़ी चलाएंगे हैं। इसी घर पे फिर एक काला जूता टांगेंगे। तो इतना वैल्यूएबल का मकान है, जूता टांग रहे हैं, तो उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल आपकी गाड़ी जीवन है। जी सर। अभी तो हम अपने समय को ध्यान में रखते हैं। बस एक मिनट खत्म कर रहा हूँ। तो इतनी सारी वैल्यूएबल चीजों को हम मांगते हुए काला जूता टांगते हैं, तो हम अपने गले में क्यों नहीं टांग लेते हैं? अपने गले में क्यों नहीं टांग लेते हैं? हाँ तो प्रोफेसर साहब, सर आपकी बात अब बंसीलाल जी को लेकर चलता हूँ। बंसीलाल जी बड़ा वेट कर रहे हैं। जी सर, बंसीलाल जी अपनी बात रखिए। ये मेरा संपर्क कट गया था। जी आप अपनी बात रखिए सर। बंसीलाल जी, हाँ जी बंसीलाल जी अपनी बात रखिए। बंसीलाल जी, लग रहा है उनका संपर्क कट गया है। थोड़ा सा 10 मिनट का समय है सर हमारे पास। और बंसीलाल जी, आवाज आ रही है मेरी? नहीं। जी सर का ऑडियो फिर हाँ, ऑडियो फेल हो गया उनका। सर जो है, ये तो बात चर्चा चल रही है, हरित जी के पास फिर चलेंगे। जैसे आप दोनों लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, वकील साहब भी एक ही बात आ रही निकल के कि रोटी बेटी का संबंध हो, सामाजिक एकता स्थापित हो। जो अवर्ण बताए, जो वर्ण को नहीं मानते, या वर्ण बाह्य कह लीजिए, जो उन लोगों ने थोप दिया गया, ये बातें सामने आई निकल करके सामाजिक क्रांति का हिस्सा है। तो यहाँ हम फिर एक उस विषय की ओर चलते हैं कि जो सामाजिक ईमानदारी है हमारी, उस सामाजिक ईमानदारी के लिए जो है कौन कौन से मेन फैक्टर, कंक्लूडिंग रिमार्क की ओर चलना है। अभी 10 मिनट का समय है, 5 मिनट हम जो है हरित जी को देंगे और फिर हम आपके पास आएंगे सर। हरित जी जो है, अब कंक्लूडिंग रिमार्क की ओर चलना है कि जो सामाजिक ईमानदारी के बगैर सामाजिक क्रांति असंभव है। इस विषय पर हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं कर ली। उनके एक सार में, संक्षेप में जो है एक बार फिर से जो है उसको कंक्लूडिंग कर दीजिए हरित जी। ये बहुत जरूरी है कि जब हम सामाजिक कार्य के लिए निकलें तो ये हमारे अंदर होना चाहिए कि यदि हमने किसी से 4 पैसे की रसीद कोई कटाई है तो उसमें बिल्कुल पारदर्शिता हो कि वो ये जान सके कि हमारे जो 4 पैसे हमने दिए हैं ये सही जगह लग रहे हैं। हमारा जो कार्यकर्ता है जो हमसे 4 पैसे लेके जा रहा है, उन पैसों का खर्चा बिल्कुल सही जगह पे कर रहा है। ये हमारी हमारे काम की पारदर्शिता हमारे समाज को दिखनी चाहिए। अगर हमारे काम की पारदर्शिता नहीं है तो हमारे समाज में भ्रम फैल जाएगा और हमारे पे विश्वास उठ जाएगा। जिस क्रांति की हम बात कर रहे हैं, क्रांति शुरू हो जाएगा। इसलिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है। पारदर्शिता रखते हुए हम समाज के अंदर काम करें। तो निश्चित रूप से जितनी भी जो 6743 जातियां बताई, इन सभी साथियों को साथ लेकर के ऐसा हम कर भी रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। और वो सब साथी आज समझ रहे हैं जो अब तक ये नहीं समझ रहे थे कि उनको जैसे टॉपिक दिया, हमने उनके बीच में टॉपिक रखा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के ज्ञान पर नहीं, बहुजन समाज के अज्ञान पर। तो हमने इस टॉपिक पर बहुत सारी गोष्ठियां की हैं, हमने उनको की है। तो ऐसे ही हमने बैकवर्ड के लिए भी हमने बनाया। यदि बहुजन समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग अपने पिछड़ेपन का कारण समझ लें तो इनका पछड़ापन दूर हो जाएगा। जैसे वो बाबा साहब को अभी बहुत ज्यादा नहीं मानते हैं, तो आर्टिकल 340 के बारे में ज्यादा से ज्यादा पिछड़े वर्ग को बताना चाहिए।
क्योंकि पहले बाबा साहब ने पिछड़े वर्ग के बारे में आर्टिकल 340 संविधान में रखा, उसके बाद 341 शेड्यूल कास्ट के लिए रखा। तो सबसे पहली सोच बाबा साहब ने पिछड़े वर्ग के लिए रखी। तो जब पिछड़े वर्ग के लिए उस सोच का पदार्पण कर रहे थे संसद में, तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने उस समय पटेल जैसे लोगों ने विरोध किया कि आप हमको बैकवर्ड कहते हो, हम तुम्हें पिछड़े नजर आते हैं। तो बाबा साहब समझ गए कि इनकी समझ में जल्दी से नहीं आएगी, लेकिन आर्टिकल 340 निर्धारित करते हुए उसमें व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति जब जब चाहेंगे पिछड़े वर्ग की जातियों का एक आयोग बना करके उसका मूल्यांकन कराएंगे कि कितना पिछड़ापन दूर हुआ या पिछड़ापन और बढ़ा। तो अभी पीछे खालेलकर की रिपोर्ट आई, मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, उनमें सब में ये साबित हो गया कि जो पिछड़ापन था वो दूर होने के बजाय और पिछड़ापन बढ़ा है, पिछड़ी जातियां और बढ़ गई हैं घटने के बजाय। तो बाबा साहब ने ये बातें हमें पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में बतानी चाहिए कि आर्टिकल 340 पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बनाया। उसके बाद में पिछड़े वर्ग के बाद में फिर SC ST और के लोगों के लिए निर्धारित किया। तो पहला ध्यान पिछड़े वर्ग पे ही था बाबा साहब का, सेकंड नंबर था। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग को इतनी महत्ता नहीं देते हैं। लेकिन आज जब आप लोग बीच में जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, तो वे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं और आगे चल रहे हैं और वो आर्टिकल 340 को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जी, समय समाप्ति की ओर है। बस मैं फिर दूसरे सवाल के लिए चलता हूं। अंत में समापन और कंक्लूजन के साथ समापन भी राजेंद्र साहब सर के हाथ से होगा। 4 मिनट का समय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं राजेंद्र साहब सर जी, हमने इस पर चर्चा किया, बहुत ही सार्थक चर्चा इस पर रही, तो इसके कंक्लूजन की ओर हम लोग निकलते हैं। साहब सर जी, और समापन भी आप ही करेंगे जी। हाँ प्रोफेसर साहब, अभी जैसी बात चल रही थी इसमें कोई दो रात नहीं है कि ओबीसी समाज अपने लिए अभी तक संघर्ष नहीं किया है। अगर मैं ईमानदारी से और बात कहूं तो आज जो भी पिछड़ा वर्ग को मिला है वो कहीं न कहीं हमारे दलित भाइयों के संघर्ष का ही नतीजा है। अगर वो संघर्ष नहीं किए होते तो पिछड़े वर्ग को ओबीसी का जो लाभ मिला वो नहीं मिल पाता। अगर हम उसे जो काशीराम जी का संघर्ष था वो कहीं न कहीं पिछड़े वर्ग को दिलाने में बहुत काम किया उन्होंने। तो पिछड़े वर्ग अभी भी वो समझ नहीं पा रहा है अपने दलित भाइयों के बारे में कि वो हमारे लिए इतनी लड़ाई की है, हम उन्हीं के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो ये पिछड़े वर्ग में दूसरी बात है इसमें कि आज सिर्फ जातीय संघर्ष ही नहीं है, अंतरकला नहीं है, बल्कि जाति के अंदर भी अंतरकला है। अब एक जाति में ओबीसी का लाभ ले लिया है, अब वो चाह रहा है कि मैं लेयर में हो गया हूं तो फिर से मेरा बच्चा कैसे लेगा। तो वो कहता है क्रीमी लेयर हटाओ हैं। तो फिर हम अपने भाइयों के प्रति भी हमारी ईमानदारी और नैतिकता निभानी पड़ेगी कि अगर एक बार मैं ले लिया सक्षम हूं तो फिर मेरे भाइयों को मिले। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मिला तो फिर किसी को ना मिले। तो कहीं न कहीं पिछड़े वर्ग में अपनी ईमानदारी को जो है वो निभाने की, अपनी नैतिकता को जो है वो प्रतिस्थापित करने की जरूरत है कि हम ईमानदारी और नैतिकता कितना निभा रहे हैं। हर वक्त मेरे लिए नहीं होना चाहिए, ऐसी मनोदशा से अपने को दूर होना पड़ेगा। अगर मुझे नहीं मिल पा रहा, भाई को कम से कम तो मिले, उसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। आप अपने हिस्से के लिए लड़ते, दूसरे हिस्से को खत्म करने की बात क्यों करते हो? क्रीमी लेयर अगर नहीं मिल पा रहा है, नॉन क्रीमी को मिल रहा है, तो क्रीमी लेयर जो जनरल में 40% बचा हुआ उसका 25% क्यों नहीं मांगता है क्रीमी लेयर कि मैं 52% तो 27 ये है तो बैलेंस मेरा 25% है, वो अलग किया जाए। आखिर भेदभाव तो जाति के आधार पर होता है, तो फिर हम जनरल किस तरह से बन गए? हम तो अभी भी ओबीसी हैं, क्रीमी लेयर होने से खत्म हो जाती नहीं। तो इसीलिए ओबीसी को लड़ाई करनी पड़ेगी 25% क्रीमी लेयर वालों के लिए अलग से। जी, अब समय समाप्ति की ओर है। आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, हरित जी और साहब सर जी और बंसीलाल जी। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं आपका, क्योंकि हमारा एक मकसद है, हमारी जो है इस AIBCA टीवी की जो मुहिम है वो ये है कि समाज के दबे कुचले वंचित जो लोग हैं उनको शासन प्रशासन में उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलना
चाहिए और उसी की दिशा में उठाया गया ये कदम है। और विभिन्न विषयों पर हम लोग चर्चा इसलिए कराते हैं क्योंकि जब हमारा व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, जिन शोषितों के लिए हम काम कर रहे हैं वो शोषित वर्ग इन सब मुद्दों को नहीं जान पाएगा, उनसे अछूता रह जाएगा, तो जो है ये हमारी इस बात को नहीं समझ पाएगा, अपना हक अधिकार ले नहीं पाएगा। तो आज आप लोगों ने इतनी इस धूप में, मतलब इस कड़ी जो है दोपहरी में जहाँ आपका आराम करने का समय था, उसमें हमें समय दिया, मैं आपका सभी का शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब भी हमारे इस टीवी का कोई कार्यक्रम आपके पास है, आप निश्चित रूप से हमें जो है अनुग्रहित करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे दर्शकों को, हमारे साथियों को, जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको जो है गाइड करने का काम करेंगे। और यही बात आज सामाजिक ईमानदारी की, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके अंदर इतनी बात का तो बोध होना ही चाहिए। अगर यदि मैं पढ़ लिख लिया हूँ तो मेरे भाई बंधुओं को भी पढ़ना चाहिए। जो शोषित वर्ग है उन लोगों के लोग आगे अधिकारी भी हो गए हैं, पढ़ करके जो है बड़े बड़े लीडर्स भी होंगे, उनका भी दायित्व बनता है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, उनकी भी ईमानदारी पूर्वक जो है अपने बताए महापुरुषों के रास्ते पर चले, फुले अम्बेडकरी विचारधारा को प्रस्थापित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू।